हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नजर आलम, यू वाचिंग कबीर स्टडी। आज भी हम पढ़ने वाले हैं संसद से संबंधित कुछ MCQs जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। चाहे वो UPSI का एग्ज़ाम हो, चाहे वो NTPC का एग्ज़ाम हो, चाहे RRB ग्रुप D का एग्ज़ाम हो, TGT हो, PGT हो, SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, संसद से सवाल बनते ही हैं, संसद से MCQs बनते ही हैं। ठीक है, तो इससे पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है, ये है इसका पार्ट 2। ऐसे कई सारे पार्ट आएंगे जिसमें आपको वही सवाल देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी फ़िलहाल तो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, सारे एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब ये कोरोना का प्रकोप जो है ये ख़त्म होगा, ठीक है, ऐसा हो, आशा करता हूँ ऐसा हो, जब ख़त्म होगा इसका प्रकोप तो एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं। ठीक है, आपने फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम उसका होगा ही होगा। जब एग्ज़ाम होगा तो आप उस टाइम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे आसानी से आप इसका उपयोग कर सकें, आप घर बैठे आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, और वही चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के MCQs। स्टार्ट करने से पहले आप बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, ऐसा ही बेल आइकन बना होगा तो आप इसे प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, आप उसे देख सकें। ठीक है, अगर आप चाहें तो मेरा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है कबीर स्टडी नाम से, अगर आप सर्च करेंगे सर्च बॉक्स में तो आपको ये दिखाई देगा कबीर स्टडी पेज, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ से कुछ ऐसे MCQs मिल जाएँ देखने को। हर दिन वहाँ पर पोस्ट करते हैं MCQs जो आपको देखने को मिल जाएँ। ठीक है, कबीर स्टडी फॉलो कर सकते हैं पेज को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला सवाल ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वह कितने साल तक अपना सेवा दे सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी आसान सवाल है। इस सवाल को हमने ऐसे ही सवाल को कल हमने देखा था वीडियो में, वहाँ डिटेल से बताया गया है कि राज्यसभा में कैसे कैसे मेंबर सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका सेवा काल कितने वर्ष का होता है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो ये काफ़ी आसान सवाल, इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष तक जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं ये अपना सेवा दे सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि अब मैंने देखा था पिछली वीडियो में, जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में आप लोगों को, जो संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, इसके 3 अंग होते हैं। इसके 3 अंग, पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है और राज्यसभा का जो अभी देखा हम लोगों ने, इसका 6 वर्ष से अपना सेवा दे सकते हैं। ठीक है, 6 वर्ष अपना सेवा दे सकते हैं। लेकिन यह भी आप लोग बात जानिए कि जो राज्यसभा होता है, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, 1/3 मेंबर हर 2 वर्ष के बाद इनका चुनाव होता है, हर 2 वर्ष के बाद इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, ये नियुक्त होते हैं। ये हर 2 वर्ष के बाद 1/3 जो मेंबर्स होते हैं यह सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव होता है। बस आप लोग ये ध्यान रखिए। ठीक है, और लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। संसद 3 अंग से मिलकर बना होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, और इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ये अपने सेवा काल 6 वर्ष तक दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, अगर भारत का सिटीजन बनना चाहते हैं, तो वह शर्त को निर्धारित करने के लिए जो कंडीशंस हैं भारत का नागरिक बनने के लिए, वो कौन सा निकाय जो है वह डिक्लेयर करता है, वह कौन सा निकाय सक्षम है वह शर्त डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास ये हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है संसद और विधान सभाएँ। संसद और विधान सभाएँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संसद, पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट या संसद ऐसा निकाय है जो कंडीशंस लगा सकता है कि भारत का नागरिक बनने के लिए कौन कौन से शर्तें
आपके पास या कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, ये संसद ही डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। और इसका उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 यानी कि 11 में दिया गया, अनुच्छेद 11 में दिया गया है कि भारत की नागरिकता, ठीक है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं उनका निर्धारण करने वाला सक्षम निकाय संसद यानी कि पार्लियामेंट है। ये अनुच्छेद 11, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है। जब जो भारतीय संघ है उसमें नए राज्य ऐड किए जाते हैं, जब नए राज्य ऐड किए जाते हैं तो उसकी स्वीकृति कौन देता है, कौन सा निकाय देता है। ऑप्शन आपके पास है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। इन चारों में से कौन सा निकाय है जो भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति देता है, नए राज्यों को ऐड करने के लिए परमिशंस देता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका संसद। संसद यानी कि पार्लियामेंट ही स्वीकृति देता है कि नए राज्यों को ऐड कर सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत जो है वह राज्यों का संघ है और इस टाइम भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है। और नए राज्यों को जब ऐड करना होता है तो यह संसद के परमिशन के आधार पर ही कर सकते हैं, ठीक है। और इसका उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में ये दिया गया है कि इसके अनुसार ये दिया गया है कि संसद है, संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। संसद लॉ के द्वारा, संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि अखिल भारतीय सेवाओं की सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं की सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई यानी कि संसद। और इसका उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 में ये दिया गया है कि जो संसद है, संसद लॉ द्वारा यानी कि संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए, संघ और जो राज्य हैं, संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित रूप से एक या अधिक जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, ठीक है। एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। इसका उल्लेख दिया है 312 आर्टिकल में। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। और नेक्स्ट सवाल ये है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाने वाला सवाल है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शंस हैं आपके पास राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति, या ऑप्शन डी राज्यसभा के प्रति। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ कि जो अनुच्छेद 75 है यानी कि आर्टिकल जो 75 है, अनुच्छेद 75 है, इसमें ये दिया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और जो मंत्रियों के जो मंत्री बनते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितने मंत्री बनते हैं भारत में, जितने भी मंत्री बनते हैं, वह सारे मंत्रियों का जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। यानी कि प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसका नाम ले सकता है और उस नाम को लेकर उस व्यक्ति को निर्वाचन या निर्वाचित राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। बस आप ये जानिए कि नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन इनका जो चुनाव किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से मंत्री होंगे, ठीक है। और एक और बात कि जो मंत्री होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, मंत्री, यह व्यक्तिगत पर्सनल रूप से
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर सवाल ये बने कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत पूछे, अगर वर्ड आ जाए व्यक्तिगत, व्यक्तिगत अगर वर्ड ये आए व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनल रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो मंत्री होते हैं वह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन सवाल ये बने कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये है आपका ऑप्शन लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन मंत्री व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका आर्टिकल है 75, आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि संसद में क्या क्या शामिल होता है, यानी कि संसद यानी कि पार्लियामेंट के कितने अंग हैं। ये काफ़ी आसान सवाल है, पिछले जो वीडियो था इसका पार्ट 1 इसमें बताया गया है डिटेल से कि संसद के कौन कौन से भाग हैं। मैं यहाँ पर भी ऐड कर दे रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यानी कि संसद, इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, पहला है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा और तीसरा है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, यह 3 अंग होते हैं संसद के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 79 में, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। जो भारत में लॉ बनते हैं, जो भारत में लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं, इसे कौन बनाता है भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास ये है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और सदन, ये होगा सदन। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ऑप्शन डी है लोकसभा और राज्यसभा, ये होगा आपका संसद। ठीक है, तो ऑप्शन से आपके पास ये है, बताना है आपको कि भारत में कानून कौन बनाता है, जो लॉ बनते हैं इसे हम फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो दंड क्या मिलता है, दंड क्या नहीं मिलेगा। ऐसे कानून जो है भारत में बनते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं, या कौन बनाता है इन्हें, तो इन्हें बनाता है आप लोगों का संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति। कौन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के द्वारा ही लॉ या कानून बनता है। क्या होता है कि पहले बिल आता है, जब कानून बनना होता है, मान लीजिए बनाना है रोड सेफ्टी पे बनाना है, रोड सेफ्टी पे बनाना है कोई लॉ, तो इसका एक बिल आएगा। बिल कहाँ पे आएगा, या तो राज्यसभा में आएगा या तो लोकसभा में आएगा, या पहले लोकसभा में आएगा या बाद में राज्यसभा में आएगा। ठीक है, अगर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा ने अप्रूवल कर दिया तो ये लोकसभा में जाएगा, लोकसभा ने अप्रूवल कर दिया तो ये राष्ट्रपति के पास जाएगी और वहाँ पर साइन, राष्ट्रपति जब साइन कर देगा तो ये लॉ बन जाएगा। बिल जो है राष्ट्रपति के साइन करने के बाद क्या होगा, लॉ बन जाएगा। अगर पहले बिल लोकसभा में आता है तो यहाँ पर पहले पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर ये बिल जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति ने यहाँ पर साइन कर दिया तो ये बन जाएगा आपका एक लॉ। तो आप कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति एक कानून बन जाता है। ठीक है, कोई भी बिल है वह कानून में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और एक और बात कि जब तक राष्ट्रपति उस विधेयक, उस बिल पर साइन नहीं करेगा तब तक वह लॉ नहीं बन सकता। बस आप ये जानिए कि कोई भी बिल हो, राज्यसभा में, लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन राष्ट्रपति ने अब तक साइन नहीं किया है तो वह बिल, विधेयक कभी भी लॉ नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन न कर दे। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि लोकसभा में किसी विधेयक यानी कि बिल, विधेयक को बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बिल, आप इंग्लिश भी जान लीजिए बिल। ठीक है, ये बिल नहीं, होल वाला बिल नहीं, बिल। तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक
लोकसभा में किसी विधेयक यानी किसी बिल को धन विधेयक यानी कि मनी बिल के रूप में प्रमाणित कौन करता है? इन चारों में से कौन बोलता है कि भैया ये जो बिल है, ये विधेयक है, ये क्या है? ये मनी बिल है, यानी कि यह धन विधेयक है। ठीक है, क्या है? यह एक धन बिल है, यानी कि धन विधेयक है। कौन कहता है? कौन इसे सर्टिफाइड करता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इन चारों में से कौन कहता है कि भैया ये धन विधेयक है? ठीक है, तो इसे कहता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रमाणित करता है यह जो बिल है आप लोगों ने पास किया है, आप लोगों ने लेकर आया है, यह क्या है? यह एक धन विधेयक है। और धन विधेयक जो होता है, मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, जो धन विधेयक होता है, ठीक, इसे सिर्फ आप लोकसभा में ही पहले ला सकते हैं और लोकसभा के द्वारा ही ये बिल लाया जाता है। ठीक, धन विधेयक को लोकसभा में ही लाया जाता है सबसे पहले। ठीक, और लोकसभा में पास होने के बाद यह जाता है राज्यसभा में। लेकिन ये अगर राज्यसभा को ये बिल पसंद नहीं आया तो राज्यसभा इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, यह पुनः लोकसभा को वापस कर सकता है या कर देगा, फिर लोकसभा से ये चला जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन कर देगा तो यह क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। तो धन विधेयक क्या होता है? जब गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आती है और ये सोचती है कि यह बिल जो है डिस्प्यूटेड ना हो, यह बिल कहीं फंसे ना, तो उसे यह डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया इसे मान लो कि यह धन विधेयक है। राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देता है कि धन विधेयक है, तो इसे लाते हैं लोकसभा में, जिससे कि आप जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है उसके लोकसभा में मेजॉरिटी होती है। जब मेजॉरिटी होती है तो वहाँ पर उनका आसानी से पास हो जाता है धन विधेयक और यह कानून आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक डिक्लेयर करता है राष्ट्रपति कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, यह डिक्लेयर करता है, यह सर्टिफाइड करता है कौन? राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ मैं कि यह जो धन विधेयक है यह आता है अनुच्छेद आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट सवाल ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उनका अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस आपके पास ये हैं, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा, फैशन सवाल, इसका आंसर हो जाएगा आपका विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, और यह वर्ष 1925 में बनाए गए थे। वर्ष भी पूछता है कि किस वर्ष में केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, तो वो हैं विट्ठल भाई पटेल, 1925 में बनाए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पर ऐड कर दें कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और यहाँ पर एक नाम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जब संविधान सभा का गठन किया गया था। जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसका अध्यक्ष कोई तो कोई होना चाहिए, तो उसका अध्यक्ष बनाए गए थे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी। अस्थायी रूप से बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अध्यक्ष, लेकिन बाद में बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी रूप से बनाए गए थे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? यानी कि जो संसद के सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का अधिवेशन कम से कम एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम। ऑप्शंस आपके पास है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 बार। कम से कम 2 बार इनका अधिवेशन होना ही चाहिए। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रतिवर्ष क्या होता है? एवरी ईयर, प्रतिवर्ष जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, इसका 3 अधिवेशन होता है। 3 अधिवेशन होता है। ठीक, पहला होता है आपका बजट अधिवेशन, बजट अधिवेशन। दूसरा होता है आपका वर्षाकालीन अधिवेशन। क्या होता है? वर्षाकालीन अधिवेशन। तीसरा होता है एक शीतकालीन अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन। 3 अधिवेशन होते हैं प्रतिवर्ष।
सबसे पहले होता है बजट अधिवेशन, उसके बाद होता है वर्षाकालीन अधिवेशन, एक और होता है लास्ट वाला शीतकालीन अधिवेशन। जो बजट अधिवेशन होता है यह होता है आपका फरवरी से लेकर मई तक, फरवरी से लेकर मई तक होता है, फरवरी से लेकर मई तक होता है, ठीक है। और जो वर्षाकालीन अधिवेशन होता है यह होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, और जो शीतकालीन अधिवेशन होता है यह होता है नवंबर से लेकर दिसंबर। यानी कि आप कह सकते हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 वर्ष तक होता है ये आपका बजट अधिवेशन, ठीक। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 वर्ष तक होता है आपका वर्षाकालीन अधिवेशन, और नवंबर, दिसंबर 2 वर्ष तक होता है आपका शीतकालीन अधिवेशन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आप लोगों को मालूम होने चाहिए, ठीक। आप इसको नोट कर सकते हैं और ये काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये रहे आपके 10 MCQs जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर दिन नए नए वीडियो मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।